नहीं, हमको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो बाबू? हाँ, वो छोड़ो ना, वहाँ जो लिखा हुआ है हम सही बताए भाई, हम सही बताए, बिलीव करो मेरे ऊपर, ठीक है। अब लाओगे वो दोगे? इसको बेटा बीच में रखो, तो बीच में रखो, एंगल सेट करके रखना, ऐसा नहीं कि पता चले एकदम ही न कर। चलो भाई शुरू हो जाओ। किसका फोटो भेजना? भेज देंगे ना, पूरे चैप्टर का एक बार ही भेज देंगे, पूरे चैप्टर का जो नोट्स तुमको इसका फोटो चाहिए ना, नोट्स का ना, हम भेज देंगे, एक बार ही भेज देंगे। सब तो लिखवा ही दिए तुमको, जो जो लिखा हुआ सब लिखवा दिए ऑलरेडी। तुम लोग के लिए मेहनत करके आ रहे हैं हम, कौन सा अपने लिए कर। चलो भाई लिखो। हाँ सिर्फ बोर्ड का आ रहा है, ठीक। चलो भाई, हम लोग कल नवरत्ना महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना तक क्लास कर लिए थे, वहां तक खूब तो आपको समझ में आ गया होगा। जो भी कभी भी आपको अगर महारत्ना, मिनी रत्ना या नवरत्ना के बारे में कुछ भी पूछेगा, तो आपको बस ये बात ध्यान रखना है कि भाई तीनों चीजों में आप 3 बातें लिख सकते हैं, तीनों में से कोई भी पूछे आप एक ही बात लिख दीजिएगा। पहला लिख दीजिएगा फंक्शनल ऑटोनॉमी, दूसरा लिख दीजिएगा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, तीसरा लिख दीजिएगा मैनेजरियल ऑटोनॉमी, ठीक है। 3 बातें लिख लीजिए। जहां पे वो बॉक्स है ना, महारत्ना नवरत्ना वाला बॉक्स है, पेज नंबर कितना है? पेज नंबर आपका 44, एनसीईआरटी का पेज नंबर 44। पहला लिखिए फंक्शनल ऑटोनॉमी, दूसरा लिखिए फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फंक्शनल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, मैनेजरियल ऑटोनॉमी, ठीक है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वतंत्रता, फंक्शनल, फाइनेंशियल, मैनेजरियल, ठीक है। बढ़िया, आगे चलिए। तो हम लोग लिबरलाइजेशन में 5 रिफॉर्म डिस्कस कर लिए। लिबरलाइजेशन का 5 रिफॉर्म डिस्कस करने के बाद हमने डिस्कस किया कि भाई हमारी सीपीएसईज जो होती हैं, सीपीएसईज का मतलब, सीपीएसईज का मतलब, सीपीएसईज का मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है। सीपीएसईज को हमने 3 कैटेगरी में क्या किया है, डिवाइड किया है। पहला महारत्ना, दूसरा नवरत्ना, तीसरा मिनी रत्ना। मिनी रत्ना के अंदर फिर 2 कैटेगरी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। उतना आपको नहीं जानना है। जानना तो खैर ये भी नहीं था कि आपका इसका क्या बाइफर्केशन है। हाँ, महारत्ना में इतना जानना जरूरी है कि अभी 10 कंपनियां महारत्ना है, ठीक है, 14 कंपनियां नवरत्ना है, ठीक है, और 74 कंपनीज जो है वो मिनी रत्ना है, ठीक है। इतना हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट, कल डिसइन्वेस्टमेंट का टाइप बताए थे क्या? टाइप ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, एक आईपीओ बताए होंगे, एक बताए होंगे डायरेक्ट सेल, और तीसरा बताए होंगे स्लम सेल, ठीक है। 3 चीज। अच्छा, कल रीड भी बताए होंगे, इसका मतलब फिर, ठीक है, रीड बोले थे कि हम बता देंगे, ठीक है। चलिए तो अगर संडे को आज क्लास रखेंगे इस बारी, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली रखेंगे ही, तो संडे को रीड की चर्चा कर लेंगे। संडे को हम चाह रहे हैं कि आपका एलएलपी पढ़ा के आपको खत्म कर दें, ठीक है। एलएलपी अकाउंट्स में मेरे को एक टॉपिक और बचा हुआ है पढ़ाना है, एलएलपी, ठीक है। एलएलपी पढ़ा के खत्म करेंगे। और एक, हाँ बाबू, एलएलपी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में एक बॉक्स था सबसे पहले, वो छोड़ दिए थे, ठीक है, एलएलपी, तो वो पढ़ा के खत्म कर दे। क्योंकि जैसे ही आप यहाँ से आगे प्रोफेशनल कोर्स में बढ़िएगा, सबसे पहले अकाउंट्स के अंदर जो आपको नेक्स्ट चीज से मुलाकात होगी वो एलएलपी हो जाएगी, ठीक है। पार्टनरशिप अब कहीं पढ़ाई नहीं हो रही है, सब जगह एलएलपी पढ़ाई हो रही है। एलएलपी एक्ट 2008, तो वो एलएलपी वाला पोर्शन थोड़ा सा छूटा हुआ है, उसको हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एलएलपी में 3-4 बातें हैं। पहला, एक तो उसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है उसके बारे में आपको बताना है, एलएलपी के अंदर फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी आपको बताना है, और एलएलपी में जो आपके वो हैं, क्या कहते हैं, राइट्स टू द डेजिग्नेटेड पार्टनर, वो आपको समझाना है, ठीक है। वो 3 बातें थोड़ा सा पार्टनरशिप से अलग है, इसलिए वो आपको बता करके खत्म कर देंगे। आइए, प्राइवेटाइजेशन में अंडरलाइन करना चालू कीजिए। सबसे पहले पेज नंबर 44 पे फर्स्ट वर्ड ही लिखा है, शेडिंग ऑफ द ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज, ठीक है। सबसे पहला वर्ड शेडिंग, शेडिंग का मतलब होता है छोड़ना, SHEDDING, शेडिंग का मतलब होता है छोड़ना। जब गवर्नमेंट, सरकार अपनी ओनरशिप या मैनेजमेंट किसी सीपीएसई में छोड़ती है या एसपीएसई में छोड़ती है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग सीपीएसई की बात कर रहे हैं, एसपीएसई भी होता है, ठीक है, मतलब स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है। अच्छा, कोई एसपीएसई का डेफिनेशन, कोई नाम बता सकते हैं एसपीएसई का? एसपीएसई का कोई नाम, स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का कोई नाम बता सकते हैं? कोई ऐसा स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हो जो आपके मुजफ्फरपुर या आसपास में आपको दिखता हो, जिसका नाम आपको पता हो?
हाँ बोलो ना, ठीक बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। और बताओ बीएसईबी, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। हाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वो कंपनी थोड़ी है, सीपीएससी नहीं है ना, मतलब एसपीएससी नहीं है ना। अरे बेटा गूगल से तो हम भी देख के बता देंगे। गूगल, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और बता देते हैं हम, बीएसएनएल, इतना करीब था तुम लोगों को, ठीक है, बीएसएनएल एसपीएससी है। तब पता करो, स्टेट का भी उसके अंदर स्टेक है। अब नहीं, गूगल करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उसका स्टेक पहले सेंट्रल के पास 70% था, उसके बाद सेंटर ने बहुत सारा स्टेक स्टेट्स को बेचा, अब उसको क्या करने जा रहा है, डिसइन्वेस्ट, ठीक है। चलिए तो हम लोग बाकी आप देख लेते हैं, और एसपीएससी आप खोज सकते हैं, ठीक है। एक तो एसपीएससी मैंने आपको बता दिया, और भी आप खोज सकते हैं, चाहे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। एसपीएससी का हम लोगों को लेकिन चर्चा नहीं करना है कहीं भी, हम लोगों को सिर्फ सीपीएससी पढ़ना है आगे। तो बोलते हैं गवर्नमेंट जब अपने ओनरशिप और मैनेजमेंट को शेड आउट करती है, छोड़ती है, प्राइवेट हैंड्स में देती है, प्राइवेट लोगों को बेचती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। बोलता है दो तरीका है, 1 और 2 करके आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तरीका देख लीजिए। पहला तरीका, बाई विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज, ठीक है, मिल गया पहला तरीका। पहला तरीका सेम सेम यही सब आप लिख करके आएंगे, ठीक है। जब भी आपको बोलेगा ना भाई प्राइवेटाइजेशन, सीधे 2 मोड्स लिख के आएंगे, 2 मोड होता है प्राइवेटाइजेशन का, तीसरा स्लम सेल नहीं लिखेंगे आप, ठीक है, क्योंकि नहीं दिया हुआ है कहीं भी। पहला लिखेंगे कि भैया गवर्नमेंट विड्रॉ कर ले रही है, कि भाई ना ओनरशिप हमारा होगा ना मैनेजमेंट हमारा होगा। दूसरा भाई आउटराइट सेल, देखो वो आउटराइट सेल का जो है ना कॉलम लिखा हुआ एक जगह दिख रहा होगा, आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। आउटराइट का मतलब होता है एकदम से बेच देना, ठीक है। आउटराइट सेल ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज, ये आउटराइट सेल जो होता है ना, इसी के अंदर 2 ऑप्शन आता है, पहला आईपीओ और दूसरा स्लम सेल, ठीक है। तो आप ये सिर्फ 2 ही ऑप्शन लिख के आएंगे, पहला कि गवर्नमेंट ग्रेजुअली करके विड्रॉ करती है, कि हम ओनरशिप धीरे धीरे बेचेंगे और मैनेजमेंट धीरे धीरे बेचेंगे। फिर गवर्नमेंट बोलती है कि भैया हम आउटराइटली सेल करने जा रहे हैं, मेरा ये नॉन परफॉर्मिंग यूनिट है, हम इसको उठा करके क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। यहां तक समझने में कोई परेशानी? चलिए, बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, द सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ पीएससी टू द पब्लिक इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है, इक्विटी ऑफ पीएसईज, ठीक है, देखिएगा अंडरलाइन कीजिएगा। इक्विटी का मतलब आपको पता है, पॉइंट मिल गया, सबसे पहले पॉइंट लोकेट कर लीजिए। इक्विटी का मतलब आप लोगों को पता है, इक्विटी का मतलब क्या हो गया, शेयर, ठीक है। तो भाई डिसइन्वेस्टमेंट कैसे होगा, डिसइन्वेस्टमेंट आ गया ना आईपीओ, ठीक है। जब आप सेल कर रहे हैं, इक्विटीज सेल कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो पीएससी है, पीएससी होने के लिए स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होना कंपलसरी है, ठीक है। तो जब स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होना कंपलसरी है, तो उसकी इक्विटीज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट शेड ऑफ करेगी तो कैसे शेड ऑफ करेगी, स्टॉक मार्केट नहीं करेगी, और मार्केट में करेगी तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। पब्लिक, क्योंकि देखो जब पब्लिक खरीदेगा तो पब्लिक डायरेक्टली तो जाकर के सरकार से नहीं ना खरीद सकता है, ठीक है। ये बात आपको समझना पड़ेगा कि भाई 10 लोग, हम पब्लिक हैं, आप पब्लिक है, चलो 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 एमटीएनएल बिक रहा है, या एलआईसी जो अभी बिकेगी, तो क्या हम हाथ में जाएगा, हाँ चलो पकड़ लिया एलआईसी, ऐसे थोड़ी होगा, कैसे दिखेगा एलआईसी, ठीक है। हम और आप क्या होल्ड कर सकते हैं एलआईसी का, शेयर, ठीक है। तो सिंपली तो कंपनी जो गवर्नमेंट है वो अपने इक्विटी को पीएससीज में क्या करेगा, बेचेगा। जो इक्विटीज पीएससीज में बिकेंगे, वही इक्विटीज जो बिकने का प्रोसेस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। बोलता है वो एनसीईआरटी बड़ा तगड़ा लाइन लिखा है, द पर्पस ऑफ द सेल अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, ठीक है। सरकार के हिसाब से बेचने का पर्पस क्या है, टू इंप्रूव द फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। बोलता है ऐसा सरकार कहती है कि हम प्राइवेट पीएससीज को बेचेंगे, पीएससीज को बेच के जो पैसा मिलेगा उससे हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन बढ़ेगा और हम मॉडर्नाइज करेंगे। किसको, किसका मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। तो बेच ही रहे हैं आप तो बेच ही रहे हैं, तो मॉडर्नाइज किसको करेंगे, ठीक है। तो भाई बोलता है कि सरकार का ये कहना है यहाँ पे कि हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बढ़िया करेंगे, मतलब वहां से जो पैसा मिलेगा उसको अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल फंक्शंस में हम क्या करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। और फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन, और बाकी जगह इंफ्रास्ट्रक्चरल मॉडर्नाइजेशन में हम उस पैसे को क्या करेंगे, खर्च करेंगे, ठीक है। It was also envisaged that private capital and managerial capabilities could be effectively utilized to improve the performance of PSUs. और सरकार का ये भी मानना है कि भाई प्राइवेट कैपिटल, जब प्राइवेट लोगों का पूंजी लगेगा और प्राइवेट मैनेजरियल कैपेबिलिटीज लगाई जाएंगी इन PSUs के ऊपर, तो इनका
परफॉर्मेंस हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव। मतलब सरकार अपनी तरफ से यू कैन से जो डिसइन्वेस्टमेंट के पॉइंट्स को रखती है या डिसइन्वेस्टमेंट पे अपना जो मत रखती है, तो सरकार यही कहती है कि भैया हमारे से ज्यादा बेटर प्राइवेट कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी वाले लोग इसको संभाल पाएंगे और अच्छे तरीके से रन करा पाएंगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलता है द गवर्नमेंट एनविसेक दैट प्राइवेटाइजेशन कुड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इम्पेटस टू द इनफ्लो ऑफ एफडीआई। बोलता है प्राइवेटाइजेशन से एफडीआई को इम्पेटस मिलेगा। इम्पेटस का मतलब लिख लीजिए स्पीड। ठीक है, स्पीड, यू कैन ऑल्सो राइट फ्लो। आप स्पीड भी लिख सकते हैं, इम्पेटस का मतलब फ्लो भी लिख सकते हैं। ठीक है, बोलते हैं गवर्नमेंट बोलती है, गवर्नमेंट की समझ है कि प्राइवेटाइजेशन करने से हमारे पास में एफडीआई का भी फ्लो बढ़ेगा। एफडीआई का मतलब फॉरेन। अच्छा, आप लोग एफडीआई और एफआईआई में बिल्कुल मतलब सटल है ना, समझ में आता है ना कि एफडीआई और एफआईआई में क्या अंतर है? कोई कभी पूछ दिया तो दिक्कत में पड़ जाइएगा। आता है कि नहीं आता है बता दीजिए हमको, नहीं तो हम बता दें। आता है, बताइए। एफडीआई में बाहर की कंपनीज होते हैं, वो यहाँ पे एसेट को ओन करते हैं, और एफआईआई में शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, शेयर्स को ओन करते हैं। ठीक है, एफडीआई डायरेक्ट एसेट की ओनरशिप होती है फॉरेन कंपनीज की, ठीक है, या फॉरेन इन्वेस्टर्स की। एफआईआई में दे इन्वेस्ट थ्रू द शेयर्स, मतलब ओनरशिप किसकी होगी, ओनरशिप यहाँ के डोमेस्टिक कंसर्न की ही होगी, लेकिन वहां पे शेयर्स का राइट किसके पास में होगा, प्रॉफिट का राइट बेसिकली किसके पास में होगा, बाहर की कंपनीज के पास में होगा। ये एफडीआई और एफआईआई में डिफरेंस है। ठीक है, आइए तो बोलते हैं कि भाई हमारे को लगता है, सरकार का कहना है कि प्राइवेटाइजेशन बढ़ने से एफडीआई के भी इनफ्लो के चांसेस क्या होंगे, अच्छे होंगे। ये सारी बातें कब हो रही हैं? ये सारी बातें एनईपी के टाइम हो रही हैं, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया में क्या हो रही थी, अडॉप्ट की जा रही थी। The government has also made attempts to improve the efficiency of PSUs by giving them autonomy in taking managerial decisions. For instance, some PSUs have been granted special status of Maharatna, Navratna and Mini Ratna. ठीक है, इसके ऊपर बात हो रखी है कि भाई सरकार ने बोला कि हम ज्यादा ऑटोनॉमी दें। ज्यादा ऑटोनॉमी का मतलब सरकार ने क्या बोला, सरकार ने, अच्छा ये नवरत्ना, महारत्ना या मिनी रत्ना का क्या स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर समझ लीजिए। इनके टॉप मैनेजमेंट में कौन होते हैं, इनके टॉप मैनेजमेंट में सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर इनके पास ये जो जितनी भी महारत्ना, नवरत्ना या मिनी रत्ना होती हैं, ये किसी न किसी मिनिस्ट्री कंसर्न के अंदर होती हैं। ठीक है, किसी न किसी मिनिस्ट्री कंसर्न के अंदर, मतलब जैसे क्या हो सकता है, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड किस मिनिस्ट्री के अंदर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम के अंदर होगा। ठीक है, एमटीएनएल किसके अंदर होगा, समझ में आ गया आपको, ये बात समझ गए कि सबसे पहले ये किसी मिनिस्ट्री के अंदर होगा। ठीक है, मिनिस्ट्री के अंदर होगा तो बट ऑब्वियस है सबसे ऊपर कौन हेड करेगा, जो मिनिस्टर होंगे, जो 2 दिन मिनिस्टर होंगे, उस टाइम के मिनिस्टर होंगे, वो हेल्ड करेंगे। उसके नीचे ब्यूरोक्रेट्स में भी कैसे, ब्यूरोक्रेट्स में भी कौन लोग होंगे उसके बोर्ड में। ठीक है, तो आप ये समझ रहे कि उसका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 4 लोग होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 4 ही लोग होंगे, 4 मेन लोग होंगे। पहले जनरल सेक्रेटरी, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, फिर आपका जो ऑपरेशनल सेक्रेटरी होते हैं, वो 4 लोग होंगे, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ऑपरेशनल सेक्रेटरी, मैनेजरियल सेक्रेटरी। ठीक, और ये चारों लोग जो होंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन इन देयर आईएएस रैंक। ठीक है, जो सबसे सीनियर मोस्ट होंगे वो क्या होंगे, जनरल सेक्रेटरी होंगे। तो मतलब इस तरीके से वो पूरा बोर्ड डिजाइन होगा, और फिर बोर्ड के नीचे बाकी मेंबर्स होंगे, एवरीबॉडी रिपोर्टिंग टू होम, मिनिस्टर। ठीक है, या यू कैन से मिनिस्ट्री, जैसा भी आप कह सकते हैं। क्लियर है, समझ में आता है। महारत्ना का भी यही सेटअप होता है, नवरत्ना का भी यही होता है, मिनी रत्ना का भी यही होता है। लेकिन इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो डेलीगेट्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी ऑटोनॉमी होती है, उनका पावर होता है कि वो मैनेजरियल डिसीजंस क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक ये बात अपनी होती है खत्म। नेक्स्ट बात अपनी स्टार्ट होती है, और वो बात है ग्लोबलाइजेशन की। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन मेरे को लगा था कि बहुत अच्छा तरीके से लिखा हुआ होगा, लेकिन बहुत वाहियात तरीके से लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, बहुत ही मतलब ग्लोबलाइजेशन को यूं उठाया है, फिर यहाँ गिरा दिया है, फिर बात खत्म कर दिया। कुछ भी बहुत अच्छे से ग्लोबलाइजेशन में डिस्कस नहीं किया एनसीईआरटी में। तो चलिए जो डिस्कस किया उसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके अलावा 2-4 बातें और समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ना एकदम लग रहा है जैसे कि यहाँ तक लग रहा है कि ये चैप्टर को बढ़ाने के चक्कर में, और यहाँ से लग रहा है कि चैप्टर को खत्म करने के चक्कर में। ठीक है, बस 2-2 लाइन लिख लिख करके खत्म कर दिया। तो हम लोग देख लेते हैं। पहले ग्लोबलाइजेशन में बोला
कि ऑल्दो ग्लोबलाइजेशन इज जनरली अंडरस्टूड टू मीन इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन को जब हम नॉर्मल टर्म्स में पढ़ते हैं, जब उसको हम लोकल टर्म्स में पढ़ते हैं, तो हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। एक देश की डोमेस्टिक इकोनॉमी का वर्ल्ड के दूसरी इकोनॉमियों के साथ में जुड़ना ही कहलाता है क्या, वो कहलाता है आपका ग्लोबलाइजेशन। फिर आगे बोलता है बट इट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, लेकिन ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बात है। इट इज एन आउटकम ऑफ द सेट ऑफ वेरियस पॉलिसीज दैट आर एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड टुवर्ड्स ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन। बोलता है ग्लोबलाइजेशन सिर्फ एक देश के इकोनॉमी का दूसरे देश के इकोनॉमी के साथ जुड़ना नहीं है या नहीं कहा जाएगा। बोलता है ये कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है जिसमें बहुत सारे देशों के बहुत सारे रिफॉर्म्स और पॉलिसीज लगे हुए हैं, जिसमें कि ये ऑब्जेक्टिव है कि सभी लोग एक दूसरे से इंटीग्रेट करें, बिकॉज अ कंट्री वांटिंग टू इंटीग्रेट एंड ग्लोबलाइज कांट ग्लोबलाइज एंड इंटीग्रेट विद द अदर इकोनॉमी विदाउट देयर पार्लेंस, ठीक है। अगर सामने वाला तैयार नहीं होता है तो आप ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी नहीं बना सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि भैया ये सिर्फ हमारा इंटीग्रेशन नहीं है, जब तक सामने वाला नहीं चाहेगा कि हम भी इंटीग्रेट करें, कोई इंटीग्रेट नहीं कर सकता है। तो इट्स अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म बीइंग अडॉप्टेड बाय डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। और सबसे ज्यादा इसमें फायदा किसका है भैया, चाहे लिखे चाहे नहीं लिखे, सबसे ज्यादा फायदा इसमें कौन सी कंट्री का है, डेवलप्ड कंट्री का है, ठीक है। आगे किया है पूरा से क्रिटिसिज्म, एनसीईआरटी में भर भर के क्रिटिसिज्म किया है कि भाई डेवलप्ड कंट्री का फायदा हुआ, डेवलपिंग कंट्री का कोई भी फायदा नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, अंटिल की डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ लोन वोन मिल गया, ठीक है, हमारी जैसी कंट्री का क्या नुकसान हुआ, सब आगे बात कर रहा है इसमें। तो बोलता है कि भाई ये ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस और इंटीग्रेशन की बात है, जिसमें सिर्फ एक इकोनॉमी के काम करने से नहीं काम बनेगा। ये आगे भी लिखता है इट इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ नेटवर्क, ठीक है, क्रिएशन ऑफ नेटवर्क। सिर्फ हमारे नेटवर्क बनाने से काम नहीं चलेगा, आगे की कंट्रीज भी आगे क्या बना रही हैं, नेटवर्क बना रही हैं। क्रिएशन ऑफ नेटवर्क एंड एक्टिविटीज ट्रांससेंडिंग, ट्रांससेंडिंग का मतलब होता है एक्सपैंडिंग, एक वर्ड लिखा हुआ है वहां पे ट्रांससेंडिंग, TRANSCENDING, ट्रांससेंडिंग। ट्रांससेंडिंग का मतलब होता है एक्सपैंडिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, मतलब एवरी कंट्री इज लुकिंग टुवर्ड्स एंड मेकिंग द रिफॉर्म्स एंड द स्ट्रक्चर फॉर द एक्सपेंशन ऑफ देयर सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज, ठीक है। सिर्फ मेरे पाकिस्तान के जुड़ने से काम नहीं चलेगा, पाकिस्तान को भी हमारे साथ क्या होना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। हम उसको क्या भेजेंगे, पानी, वो हमको क्या भेजेगा, लहसुन, समझ रहे हो बात, ठीक है। तो जुड़ना तो पड़ेगा ही। मतलब क्या बोल रहा है, इट इज द ऑप्शन ऑफ ट्रांससेंडिंग। ट्रांससेंडिंग का मतलब होता है एक्सपैंडिंग। क्या क्या चीज एक्सपैंड करेगी, इकोनॉमिक, सोशल, क्योंकि सिर्फ इकोनॉमिक रिलेशन नहीं होगा, अगर एक देश दूसरे देश के साथ में इंटरेक्ट करेगा तो इकोनॉमिक, सोशल एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज तीनों क्या होंगी बेटा, जुड़ेंगी, ठीक है। तो बोलता है ग्लोबलाइजेशन को सिर्फ आप ये ना समझें कि ये इंटरेक्शन एक इकोनॉमी का दूसरे के साथ में, इट्स अ सीरीज ऑफ डिफरेंट इंटरेक्शंस दैट क्रिएट्स अ नेटवर्क, जो क्या बनाता है, नेटवर्क बनाता है। बढ़े आगे, आगे बोलता है ग्लोबलाइजेशन अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश लिंक्स इन सच अ वे दैट द हैपनिंग इन इंडिया कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इवेंट्स हैपनिंग माइल्स अवे। बोलता है एक ऐसा लिंक जिसमें इंडिया में अगर कुछ हो तो धक्का कहाँ लगे, यूएस में, ठीक है, या पाकिस्तान कुछ करे तो दिक्कत चाइना को भी हो। मतलब कि एक ऐसा इंटरेक्शन, एक ऐसा इकोनॉमिक बॉन्डिंग जिसमें एक देश में कुछ अगर हलचल होती है तो ट्वीट रिहाना करती है, ठीक है। आगे बढ़ी, हो गया। इट इज टर्निंग द वर्ल्ड इनटू वन होल और क्रिएटिंग अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड, ठीक है। बोलता है पूरी दुनिया को एक चीज एक जगह तब्दील कर देना, और क्रिएटिंग अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड मतलब सारे बॉर्डर्स को क्या कर देना, खत्म कर देना। यहां तक पर ये अच्छी बात कर रहा है, उसके बाद सीधे आउटसोर्सिंग पे पहुंच गया, ठीक है। यहाँ तो एकदम लंबी लंबी बातें छोड़ रहा है, उसका सीधे आउटसोर्सिंग, ठीक है। आउटसोर्सिंग क्या होता है, आउटसोर्सिंग क्या होता है ऋषभ, बड़े बिना पढ़े बताइए। ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है, ठीक है। जो एक ऐसे काम में एक्सपर्टाइज है जिसमें मेरा एक्सपर्टाइज नहीं है, लेकिन हमें वो काम चाहिए, ठीक है। तो आप वो एक्सपर्टाइज वाला काम किसी दूसरे को जब दे देते हैं तो उसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं। यही बात है, यही कहना आप चाह रहे हैं। लिखेंगे कैसे जब कहने में इतना कष्ट है तो, चल इसीलिए बहुत बढ़िया बात। क्या क्वेश्चन बन गया पिछले वाले असाइनमेंट का, कल जमा करना है, आज रात तक खींचा जाएगा, वेरी गुड। हाँ कल ही करना है, 6 तारीख कल ही है। हाँ अभी से भरना चालू हो गया टाइम तुम लोगों का। हाँ मंडे को एकदम गणेश जी का पूजा करके आएंगे सब लोग एकदम, अरे तेरी एकदम चंदन टिक्का लगा के। हम तो ऐसा करते हैं, मृत्युंजय जाप भी याद कर लिए, ठीक है। हाँ ओम भी लिख देना, हाँ ठीक है। ऐसा करना, तुम सेकुलर बनना, ओम भी लिख देना, बगल में 7, 8, 6 भी लिख देना,
ठीक है, पूरा सेकुलर रहना। खाली बात करवा लो इन लोग से। हाँ वो बोलो। अरे मजाक करे, बोलो भाई, कुछ नहीं कह रहे। हाँ उसका अनाउंसमेंट हम करेंगे। ओके। देखो भाई 12th आने वाला है, माता को प्रसन्न कर लो। मजाक सॉरी, 10% लक होता है, बाकी तुम लोग देख लो। सरस्वती माता ही रहेंगी तो विद्या बढ़ेगी। हाँ कौन? नहीं, क्लास की गरिमा को बनाए रखें। चलो आगे। आउटसोर्सिंग बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आप इस पे कहानी लिखने में माहिर हैं, क्लास 10th में भी आप लिखे हैं, ठीक है। फिर दोबारा से कहानी लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, लेकिन तभी भी जो बताना है वो हम बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ड जो बोलता है हायर्स रेगुलर सर्विसेज फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है। कुछ वो अंडरलाइन कर लीजिए आप, वो आपको एक वर्ड दे देगा ताकि आप अपने आंसर को शुरू कर सकते हैं आउटसोर्सिंग में, ठीक है। बोलता है हायर्स रेगुलर सर्विसेज फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है। मतलब आप बहुत सारे सर्विसेज ऐसे हैं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी हैं, लेकिन आप उसमें एक्सपर्ट नहीं है, आप उनके लिए उन लोगों को हायर कर रहे हैं जो ऑलरेडी उसमें एक्सपर्ट हैं, तो ये प्रोसेस कहलाता है आउटसोर्सिंग। इंडिया आउटसोर्सिंग के सहारे जी रहा है, बैंगलोर आउटसोर्सिंग के सहारे चल रहा है, गुड़गांव आउटसोर्सिंग के सहारे चल रहा है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जितनी भी कंपनीज हैं, जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज को सर्व कर रही हैं, वो सारा क्या कर रही हैं, वो आउटसोर्सिंग ही तो कर रही हैं, ठीक है। ये बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया में आके सेट होके इंडिया से आउटसोर्सिंग करा रही है, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जितनी भी आपकी कंसल्टेंसी फॉर्म्स है, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फॉर्म्स, चाहे वो डेलाइट हो गया, चाहे वो पीडब्ल्यूसी हो गया, चाहे वो अर्नस्ट एंड यंग हो गया, क्या करता है वो इंडिया में बैठ के इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को यूज करके जर्मनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनवाता है, यही करता है ना, यही करता है। तो क्या कर रहा है, जर्मनी की एक कंपनी है जिसने अपना अकाउंट्स क्या कर दिया है, आउटसोर्स कर दिया है, उसको आदमी चाहिए, तो भाई वो कंपनी कहाँ की है, डेलॉइट यूएस की कंपनी है, ठीक है। यूएस की कंपनी इंडिया में आके इंडिया के सॉफ्टवेयर इंजीनियर और इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट को यूज करती है, इंडिया के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करती है ताकि उनका सिस्टम मेंटेन कर सके, चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करती है ताकि अकाउंट्स मेंटेन कर सके, और काम किसका करवाती है, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, कनाडा वाले। तो ये क्या है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग। हम क्यों खुश हैं, ठीक है, हम इसलिए खुश है बिकॉज हमें रोजगार मिल रहा है, ठीक है, हमें पैसा मिल रहा है, हमारा लाइफस्टाइल क्या हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, ठीक है। डेलॉइट के अंदर बैठा हुआ कितना आदमी इंडिया के काम करता है, कोई नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि इन बिग फोर्स में काम कर रहा है, कोई भी इंडियन कंपनी पे एटलीस्ट काम नहीं करता है। सब पता है किस कंपनी पे काम करता है, सब फॉरेन कंपनी पे काम करता है, आईएफआरएस, सब लोग आईएफआरएस पे काम करते हैं, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग का यही चीज है कि भैया हम रेगुलर सर्विसेज को जब एक्सटर्नल पार्टी को दे देते हैं तो वो आउटसोर्सिंग कहलाती है। मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज विच वाज प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली और फ्रॉम विद इन द कंट्री, मतलब जो सर्विसेज पहले हम विद इन द कंट्री लोगों से कराते थे वो सर्विसेज अब हमने आउटसाइड कंट्रीज में दे दी। जैसे मान लो पहले जर्मनी की कोई कंपनी थी, ठीक है, स्टॉकहोम की कोई कंपनी थी, वो अपने यहाँ के लोगों के साथ अकाउंटिंग का काम कर रही थी, उसने डेलॉइट को पास आउट किया, डेलॉइट ने उसको आउटसोर्स करके कहाँ ले आए, इंडिया ले आए, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है। बोलता है as a form of economic activity outsourcing has intensified in recent times because of the growth of fast mode of communication, particularly that of information technology. Everything is based on information technology, ठीक है। आज के दिन अगर 1 मिनट के लिए आपका नेट कनेक्शन चला जाए तो ये जितना भी वर्क स्ट्रक्चर है सब क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज आपकी कनेक्टिविटी ही किस चीज से, इंटरनेट से। एवरीबडी इज कनेक्टेड टू एवरीबडी विथ व्हाट, इंटरनेट, ठीक है। पूरा का पूरा ये सिस्टम, पूरा का पूरा सेगमेंट, ये आउटसोर्सिंग का वर्क ही किस बेसिस पे चल रहा है, ये सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से चल रहा है, ठीक है। तो इंटरनेट जैसी फैसिलिटी जब से आई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब से स्ट्रांग हुआ, तो आप आउटसोर्सिंग देश से बाहर भी आउटसोर्सिंग क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, यही बात लिखी हुई है। मेनी ऑफ द सच सर्विसेज, बीपीओ के अंदर क्या क्या सर्विसेज आती हैं उन सब के बारे में लिखा हुआ है, एक एक करके आप देख सकते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटिंग, बैंकिंग सर्विसेज, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, फिल्म एडिटिंग, बुक्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। बुक्स ट्रांसक्रिप्शन जानते हैं क्या होता है, क्योंकि बाकी चीजें आप जान रहे हैं। क्लिनिकल एडवाइस और इवन टीचिंग आर बीइंग आउटसोर्स्ड बाय कंपनीज इन डेवलप्ड कंट्रीज टू इंडिया। मतलब इंडिया में इतनी चीजों की आउटसोर्सिंग का मार्केट है, इतनी चीजों से लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसमें सिर्फ आप एक बुक ट्रांसक्रिप्शन बता दीजिए, अगर जानते हैं तो, नहीं जानते हैं तो मेरे से समझ लीजिए बुक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वर्ड से ही बना है, ठीक है। जब एक भाषा की किताब को दूसरी भाषा की किताब में लिखा जाता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ये एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ स्क्रिप्ट शब्द से निकला है, ट्रांसक्रिप्शन। एक स्क्रिप्ट होता है, समझते हैं ना, स्क्रिप्ट का मतलब होता है कहानी, ठीक है।
कंटेंट, कोई भी कहानी, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसफर और ट्रांसलेशन ऑफ स्क्रिप्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू डिफरेंट लैंग्वेज इज कॉल्ड बुक ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। जैसे मान लो कोई ऑथर ने कोई किताब फ्रेंच में लिखी, ठीक है, उसे उस व्यक्ति को पढ़ना है जो फ्रेंच नहीं जानता है, तो वो ट्रांसक्रिप्ट की जाएगी किस लैंग्वेज में, जितने लैंग्वेज में चाहे उतने लैंग्वेज में कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी ऑफिसेज हैं जो काम करती हैं। मान लो डेलॉयट को कोई एक प्रोजेक्ट मिला, या मान लो टीसीएस को कोई एक प्रोजेक्ट मिला फ्रांस का, उसको फ्रांस की एक किसी कंपनी के लिए कोई एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, तो फॉर दैट दे नीड व्हाट, ट्रांसलेटर्स चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, ठीक है। तो ट्रांसलेटर्स चाहिए होगा, आजकल फॉरेन लैंग्वेजेस में बहुत स्कोप है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, फॉरेन लैंग्वेज करने के बाद जो लोग बैठते हैं जाकर के कंपनीज में उनको हायर करती है, तो क्या करती है भाई, वहां से मेल आया, वहां से जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो फ्रेंच में हो रहा है, यहाँ वाले जो यहाँ का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो फ्रेंच नहीं जानता है, ठीक है। तो उसको समझाया जाता है कि क्लाइंट की नीड क्या है, वो कौन समझाता है, वो समझाता है जो लैंग्वेज एक्सपर्ट है वो समझाता है, ठीक है। तो जैसे ही वैसे ही बुक ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, क्लिनिकल एडवाइस आप समझते हैं, ये सब नॉर्मल चीजें हैं जो आप देख रहे हैं। और सबसे ज्यादा फायदा कहां हुआ है, तो ग्लोबलाइजेशन से सबसे ज्यादा फायदा आपके सर्विस इंडस्ट्री को हुआ है। कौन से इंडस्ट्री को हुआ है, सर्विस इंडस्ट्री को। आगे डेटा भी दिया हुआ है, डेटा में भी फायदा सर्विस इंडस्ट्री के बारे में ही बताया हुआ है। चलते हैं, इतना हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो चीजें नॉर्मल है उसको आगे लेके चलते हैं, बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते उस पर। बोलते हैं इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स इंक्लूडिंग द इंटरनेट, द टेक्स्ट, वॉइस एंड द विजुअल डेटा इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज डिजिटलाइज्ड एंड ट्रांसमिटेड इन रियल टाइम ओवर कंटिनेंट्स एंड नेशनल बाउंड्रीज। बोलता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होने से, नेट होने से, आपका डिजिटलाइजेशन होने से डेटा सेम टाइम में, रियल टाइम का मतलब होता है कि जो यहाँ हो रहा है वो वहां हो रहा है, ठीक है। रियल टाइम में डेटा क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, ठीक है। आप लोग जो ये पूरे कोविड में पढ़े वो क्या था, डिजिटलाइजेशन, रियल टाइम डेटा ट्रांसफर, ठीक है। अगर आपके पास नेट है तो ठीक है, नहीं तो सर फंस रहा है, सर आप दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो विदाउट डिजिटलाइजेशन ये पॉसिबल नहीं था। चलिए बस आगे यही बात बोलते हैं, मोस्ट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एंड इवन स्मॉल कंपनीज आर आउटसोर्सिंग देयर सर्विसेज टू इंडिया वेयर दे कैन बी अवेल्ड एट अ चीपर कॉस्ट विद रीजनेबल डिग्री ऑफ स्किल एंड एक्यूरेसी। इंडिया इतना ज्यादा क्यों हब बनता जा रहा है, सबको पता है, इसमें वो कुछ बताने का जरूरत नहीं है। इंडिया वाले का माइंड बहुत तेज है, उनका एप्लीकेशन बहुत अच्छा है और उनका मनी डिमांड क्या है, कम। दैट्स व्हाई इंडिया इज बिकमिंग अ हब ऑफ व्हाट, ठीक है, आउटसोर्सिंग का इंडिया क्या बन गया है, हब बन गया है। बोलता है द लो वेज रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर इन इंडिया हैव मेड इट डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल आउटसोर्सिंग इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। मतलब एनईपी के बाद इंडिया वाले लोगों को पता चला कि इंडिया के लोग बहुत तेज हैं, ठीक है, उनका वर्क स्किल बहुत अच्छा है, सैलरी कम मांगते हैं, ठीक है, काम पे लॉयल्टी उनकी क्या है, बहुत अच्छी है, तो भाई इंडिया आउटसोर्सिंग का हब बन गया, ठीक है। और इंडिया ने एक्चुअली अगर मान के चले ना, तो इंडिया ने कमाया सिर्फ पता है कहाँ है, सर्विस सेक्टर। इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग में खोया है, इंडिया ने एग्रीकल्चर में खोया है, ठीक है, कमाया सिर्फ कहाँ है, दम भर के इंडिया ने कमाया है सर्विस सेक्टर में, कमाया खूब कमाया, ठीक है, सर्विस सेक्टर में। बिकॉज आप नजर फिरा के देखो ना कि ये जितने भी प्लेसेस अभी हैं इंडिया में, ठीक है, मुंबई, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, ठीक है, गुरुग्राम, नोएडा, एवरीवेयर आपको जो इंडस्ट्री दिखेगी ना, कोई भी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में भैया सामने वाले के पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है, वो यहाँ का आएगा, ठीक है। सब जगह क्या है, एलाइड सर्विसेज, मतलब सपोर्ट सर्विसेज, हम सपोर्ट सर्विस दे रहे हैं, कहीं लैंग्वेज सपोर्ट दे रहे हैं, कहीं टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं, कहीं सॉफ्टवेयर सपोर्ट दे रहे हैं, कहीं बैंकिंग सपोर्ट दे रहे हैं, कहीं डेटा सपोर्ट दे रहे हैं, सिर्फ हम लोग क्या दे रहे हैं, सपोर्ट सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, सपोर्ट सर्विसेज दे के कमा रहे हैं। आगे डेटा भी आपका यही बता रहा है, डेटा तो आपका इवन ये बता रहा है कि जीडीपी ग्रोथ रेट से ज्यादा हमारा सर्विस सेक्टर का ग्रोथ रेट है, ठीक है, पढ़ेंगे, आते हैं उस डेटा पे भी आते हैं। पहले डब्ल्यूटीओ पे चर्चा कर लो, पहले चर्चा कर ले जरा डब्ल्यूटीओ पे। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए तो सबसे पहले 1 जनवरी 1995 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपके बुक में लिखा हुआ है, डब्ल्यूटीओ वाज फाउंडेड इन 1995, उसके आगे से जोड़ लीजिए 1 जनवरी 1995। डब्ल्यूटीओ जो का फॉर्मेशन हुआ 1 जनवरी 1995 विथ 123 नेशंस, 123 नेशंस, 123 देशों के साथ। वहां पे नंबर ऑफ नेशंस नहीं लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए होंगे, नहीं, वो अलग बात है। आप डब्ल्यूटीओ का लिखिए, वो गैट का है, ठीक है, वो गैट का लिखा हुआ है। आप लिखिए डब्ल्यूटीओ जब 1995 में जनवरी में बना, 123 नेशंस के साथ में बना, 123 देश उसके क्या था डब्ल्यूटीओ, हम समझा देते हैं। पहले आप लिखिए कि 123 देशों के साथ में बना, ठीक है, और इसकी मीटिंग हुई थी मराकेश में, MARRA
MARRAKESH, मराकेश। मैंने बहुत गूगल किया कि मराकेश कहाँ है, ये पता नहीं चला मुझे। ठीक है, तो अगर आपको पता चल पाए कि ये किस कंट्री में है मराकेश, तो आप मुझे भी अपडेट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि गूगल करने के बाद भी समझ में नहीं आया कि वो किस, एटलीस्ट कंटिनेंट भी नहीं समझ में आया कि किस कंटिनेंट में है। ठीक है, तो आप एक बार अपडेट हो जाएंगे। अपडेट आपको अगर अपडेट हो जाएगा तो आप मुझे भी बता लेंगे, अपने बुक में भी अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो 1 जनवरी 1995, हाँ मोरक्को में है। अच्छा ठीक, लिख लीजिए। तो भाई मराकेश जो जगह, हाँ मिल गया। ठीक है, तो लिख लीजिए मोरक्को। आंसर का कंटेंट ऐसे ही रिच होता है भाई, वो भी सब हिस्ट्री वाले चैप्टर सब में, समझे। ये सब इंडियन इकोनॉमी सब में जितना ठेल के लिखोगे उतना नंबर आएगा। लिखने के लिए कंटेंट होना चाहिए, एक ही चीज को बार बार रिपीट थोड़ी कर दोगे। गाय हमारी माता, हमें कुछ नहीं आता है। ठीक है, अरे बचपन में चलता था ना, इसका पलट भी चलता था। एक तो ये याद है, गाय हमारी माता, हमें कुछ नहीं आता, इसका पलट भी था एक। क्या था एक तो उसका लास्ट वर्ड हमको याद है, नंबर देना पाप है। गणपति को याद है? बताओ गणपति। अच्छा ठीक है, चलो छोड़ो, हटाओ नहीं याद। अरे वो देखते रहना, क्लास ऑफ ना हो जाए। 40 मिनट का टाइम तो चल रहा है अभी ना। ठीक है, चलो छोड़ो हटाओ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लिख लो कि भाई 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ, 123 नेशंस थे। सबसे पहले आओ GATT समझो, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, सबसे पहले बोलता है एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट का मतलब बेटा हमेशा ट्रीटी होता है, ट्रीटी का हिंदी संधि होता है, संधि। ठीक है, लिखो मल्टीलैटरल ट्रीटी था, नीचे जो जगह है उसमें लिख लो। GATT जो था ना, एक मल्टीलैटरल ट्रीटी था, मल्टीलैटरल, MULTILATERAL, मल्टीलैटरल ट्रीटी। मल्टीलैटरल ट्रीटी, मल्टीलैटरल का मतलब समझते हो, यूनिलैटरल, बाईलैटरल, मल्टीलैटरल। बाई मतलब दो के बीच में, मल्टीलैटरल बहुत सारे देशों के बीच में। ठीक है, साइंड ऑन 30th October 1947, मल्टीलैटरल ट्रीटी साइंड ऑन 30th October 1947 इन जेनीवा। साइंड ऑन 30 अक्टूबर 1947, 1947। हम आजाद हो चुके थे, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन अभी घरे नहीं गए थे। लॉर्ड माउंटबेटन कब घर गए? 1950। मैं ठीक कह रहा, हाँ। साइंड ऑन 30 अक्टूबर 1947, साइंड ऑन 30 अक्टूबर 1947 जेनीवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, नाम से ही ऑब्जेक्टिव क्लियर है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, दो चीजों का एग्रीमेंट हुआ, ट्रेड और टैरिफ। मतलब जो भी मेंबर देश होंगे, वो मेंबर देश, ठीक है, वो मेंबर देश एक दूसरे को ट्रेड करने से नहीं रोकेंगे। ठीक है, एक दूसरे में के यहाँ ट्रेड करने से नहीं रोकेंगे, ट्रेड की बाउंड्रीज ओपन होगी। और टैरिफ मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होगा? मिनिमम होगा। ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, ये चला कब तक? ये 1948 से 1995 तक चला। ठीक है, उसके बाद गैट जो था ना, जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था, उसको एक ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट किया गया। और कन्वर्ट करने के बाद उसका नाम पड़ गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और अभी इसके प्रेजेंटली 164 मेंबर कंट्रीज हैं। लिख लीजिए, प्रेजेंटली WTO हैज 164 मेंबर कंट्रीज। 164 मेंबर कंट्रीज अभी प्रेजेंटली हैं। जब ये एस्टैब्लिश हुआ था गैट 1948 में, तब इसके 23 कंट्री मेंबर थे। जो बातें NCERT में लिखी हुई तो वो लिखी ही हुई हैं, उसके अलावा मैं बता दे रहा हूं कि अभी इसके 164 मेंबर कंट्रीज हैं। जो सबसे नया मेंबर बना है वो बना है अफगानिस्तान। द न्यूएस्ट मेंबर इज अफगानिस्तान। और वो भी अफगानिस्तान कब बना है? अफगानिस्तान जब पाकिस्तान ने गवादर स्टेट से अफगानिस्तान की तरफ जाना चाहा ट्रेड करने के लिए। ठीक है, पाकिस्तान की लास्ट बाउंड्री है अफगानिस्तान से पहले गवादर स्टेट। ठीक है, तो वो सब सिर्फ सुन लीजिए। ठीक है, गवादर स्टेट से जब वो अफगानिस्तान इंटर करना चाह रहा था तो अफगानिस्तान ने इंटर नहीं करने दिया। उसके बाद चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर के
अफगानिस्तान को WTO एग्रीमेंट साइन करना पड़ा है और ये 2013 में शायद हुआ है, 2008 या 2013 ऐसे ही कुछ में हुआ है, मेरे को उतना एग्जैक्टली ईयर नहीं याद है, लेकिन हाँ सबसे न्यूएस्ट जो कंट्री है अभी वो अफगानिस्तान ही है। और अफगानिस्तान को मिला करके, और उससे पहले लाइबेरिया था, ठीक है, लाइबेरिया LIBERIA लाइबेरिया, ठीक है, उसको मिला करके अफगानिस्तान और लाइबेरिया को मिला के 164 देश हो गए हैं, इतना अभी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आपका इसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब हो गया कि बहुदेशीय व्यापार का संधि हुआ गया, बहुदेशीय व्यापार संधि, जिसमें बहुत सारे देश आपस में एक साथ क्या करने को रेडी हुए कि हम क्या बैरियर्स हटाएंगे, ट्रेड टैरिफ को कम करेंगे और क्या बढ़ाएंगे, ट्रेड बढ़ाएंगे, फॉरेन ट्रेड बढ़ाएंगे, ठीक है। बोलते हैं ऑल मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल कंट्रीज इन द इंटरनेशनल मार्केट फॉर ट्रेडिंग पर्पस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यही है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे ट्रेडिंग के लिए। WTO is expected to establish a rule-based trading regime in which nations cannot place arbitrary restrictions on trade. इस वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए। WTO is expected to establish a rule-based trading regime. यहाँ पे फोटो के बगल वाला पैराग्राफ जो है वो पैराग्राफ में है, ये बात लिखी हुई, हम इसको समझा देते। नहीं मिल रहा है, मिल गया, ठीक है। उसके बाद ये कहां तक, ट्रेडिंग रिजिम इन विच नेशंस कैनॉट प्लेस आर्बिट्री रिस्ट्रिक्शन। आर्बिट्री का मतलब होता है, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाना, ठीक है। आर्बिट्रेरी का मतलब लिख लीजिए मनमाना, ठीक है। बोलता है ये एक्सपेक्ट किया गया कि WTO एक रूल बेस्ड मैकेनिज्म जारी करे, एक ऐसा ट्रेड रूल्स जारी करे, एक ऐसा ट्रेड सेटअप जारी करे जिसमें मेंबर कंट्रीज बिना WTO के एग्रीमेंट के, बिना WTO के इंटरवेंशन के कोई भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस नहीं डालेगा, कोई भी मनमाना रिस्ट्रिक्शन नहीं डालेगा। जब भी कोई भी ट्रेड रूल बनेगा, सुन लीजिए बड़ा अटपटा सा है ये WTO, लिखने में नहीं बनता है कि क्या लिखे इसके अंदर। कोई भी ट्रेड रूल बनेगा तो वो WTO के चार्टर से अलग नहीं होगा, CHARTER चार्टर, ठीक है। WTO का चार्टर मतलब हो गया देयर आर लिस्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बीइंग स्पेसिफाइड फॉर द फॉरेन ट्रेड बिटवीन द मेंबर कंट्रीज, ठीक है। उस चार्टर से अलग अगर आप रूल बनाते हैं और अगर आप WTO के मेंबर हैं तो आपको स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा और आपको फंक्शनल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। फंक्शनल बेनिफिट्स में क्या क्या हो सकता है, फंक्शनल बेनिफिट्स में हो सकता है रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। फंक्शनल बेनिफिट्स में हो सकता है सिक्योरिटी, फंक्शनल बेनिफिट्स में हो सकता है इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट में लोन, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो फंक्शनल बेनिफिट्स में आती हैं। किनको मिलती हैं, जो WTO के मेंबर होते हैं। क्लियर है, बात समझ में आती है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे अगर आपको स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा WTO की लिस्ट से या शेड्यूल से। बढ़े आगे, कोई दिक्कत यहां तक समझने में, आगे बढ़िए। तो हाँ, in addition its purpose is to enlarge the production and trade of services to ensure optimum utilization of world resources and to protect the environment। बोलता है इसके अलावा इनका ये भी काम था भाई कि ये इंश्योर करें कि प्रोडक्शन ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज किस तरीके से वर्ल्ड में डेवलप हो सकती है और वर्ल्ड के रिसोर्सेज को मैक्सिमम किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। The WTO agreements cover trade in goods as well as services to facilitate international trade। और ब्रैकेट में लिखता है बाइलैटरल ऑल्सो, मल्टीलैटरल ऑल्सो। इसका मतलब समझिएगा कि WTO के अम्ब्रेला के अंदर जितनी कंट्रीज हैं, WTO के अम्ब्रेला के अंदर जितनी कंट्रीज हैं, मतलब जो मेंबर नेशंस हैं, वो दो तरह का एग्रीमेंट कर सकते हैं। एक तो दिस इज व्हाट बाइलैटरल, ठीक है, वो बाइलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स भी कर सकते हैं और वो मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स भी कर सकते हैं, बट ऑल द एग्रीमेंट्स विल बी अंडर द स्ट्रिक्ट चार्टर ऑफ WTO। WTO के चार्टर से अलग कोई भी ना तो मल्टीलैटरल एग्रीमेंट हो सकता है ना बाइलैटरल एग्रीमेंट हो सकता है। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आती है। The WTO agreements cover trade in goods as well as services to facilitate international trade, bilateral and multilateral both, through, अब कैसे कैसे होगा, through removal of tariffs as well as non-tariff barriers
एंड प्रोवाइडिंग ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू द मेंबर कंट्रीज। दो तरह के बैरियर्स की बात करता है, पहला टैरिफ बैरियर्स और दूसरा नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, टैरिफ बैरियर्स क्या होता है? टैरिफ बैरियर्स, टैक्स रिलेटेड बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या हो सकता है? टैरिफ बैरियर्स तो समझ में आता है, इंपोर्ट ड्यूटी हेवी कर देंगे, ठीक है, अपना कोई भी गुड्स अपने बाउंड्री में, हमारे बाउंड्री में अगर घुसेगा या किसी दूसरे देश के बाउंड्री में घुसेगा तो उसको एक्सॉर्बिटेंट इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा, ये वो, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, मार्केट में ट्रेड कम हो जाए, ठीक है, या हमारे देश में ट्रेड ना हो, ये सब। नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या हो सकते हैं? हाँ, मतलब कि द लॉ ऑफ द लैंड या द स्टैट्यूट ऑफ द लैंड, मतलब कि जहां पे जिस देश में आप ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं वहां का लॉ इतना स्ट्रिक्ट हो कि ट्रेड फैसिलिटेट अगर नहीं हो पाता है तो उसको हम लोग नॉन टैरिफ बैरियर्स बोलते हैं। मतलब हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं हो सकता, हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि इस गुड्स इस सर्विसेज में हम फॉरेन के पार्टीज आकर के यहाँ पे हमारे देश में काम नहीं कर सकते, तो ऐसा बैरियर जो होता है वो नॉन टैरिफ बैरियर कहलाता है। बैरियर दो तरह का हो गया, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर। ठीक है, यहां तक समझ में आता है? आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे जो भी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स होंगे वो मेंबर कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। ठीक है, बोलते एज एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ WTO इंडिया हैज बीन इन द फोरफ्रंट ऑफ द फ्रेमिंग फेयर ग्लोबल रूल्स। देखो इंडिया क्या है ना, इंडिया एक ऐसा देश है जो हर जगह हाथ पैर मारता है। ठीक है, तो इंडिया ने WTO में भी हाथ पैर मारा। ठीक है, बोलते हैं कि भाई इंडिया एक मेंबर है WTO का, तो भाई अगर आप WTO के मेंबर हैं तो आपको सारे रूल रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए फोरफ्रंट पे रहना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि सर इंडिया क्या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले से WTO का मेंबर है? क्योंकि ये बात जानने वाली है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी तो आप 1991 में लेके आए, आपने लिबरलाइज किया, प्राइवेटाइज किया, ग्लोबलाइज किया। अगर उससे पहले से आप WTO के मेंबर थे तो फिर ये बात कहां से उठ रही थी कि भाई आपने ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा रखा था? अगर आप WTO के मेंबर थे तो आप ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस मेंबर कंट्री को नहीं लगा सकते। वही बात है ना। तो इंडिया WTO का मेंबर बना या इंडिया GATT का मेंबर था? इंडिया GATT का मेंबर था कि नहीं था? था। तो जब इंडिया GATT का भी मेंबर था तो जनरल एग्रीमेंट जो ट्रेड टैरिफ का हुआ होगा उसमें जो मेंबर कंट्रीज होंगी उसको तो आप नहीं मना कर सकते। बात समझ में आती है? तो फिर इंडिया के पास, इंडिया जब GATT का मेंबर था, ठीक है, तो GATT के रूल्स के अंदर जो भी मेंबर कंट्रीज थी, ठीक है, उन मेंबर कंट्रीज के साथ में इंडिया के ट्रेड टैरिफ बैरियर्स रिलैक्स थे, लेकिन बाकी कंट्रीज के साथ में वो ट्रेड और टैरिफ बैरियर्स रिलैक्स नहीं थे। WTO का मेंबर बनने के बाद, ठीक है, इंडिया ने सारी, क्योंकि देखो जब इंडिया वर्ल्ड बैंक के पास गया, ठीक है, IMF के पास गया, उसके बाद जाकर के इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद WTO का गठन हुआ। तो तब तक इंडिया फोरफ्रंट पे अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का सारा खेल खेल चुका था। ठीक है, उसको जो भी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का काम करना था वो कर चुका था। तो जब वो कर ही चुका था, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आ चुका था, सिचुएशनल रिफॉर्म से इंडिया का ऑफिशियल रिजर्व मेंटेन हो गया था। और अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया आज के दिन दुनिया का कुछ देशों में से ऐसा देश है जिसके पास हाईएस्ट ऑफिशियल रिजर्व है। किस चीज के? फॉरेन एक्सचेंज के। ठीक है, कुछ ही ऐसे देश हैं जिसमें इंडिया का भी नाम है। ठीक है, और समथिंग 400 बिलियन के करीब शायद उसके पास में, NCERT का डेटा कुछ ऐसा ही कहता है, 400 बिलियन के करीब, 413 बिलियन, 413 बिलियन, पेज नंबर 49 पे लिखता है 413 बिलियन, वो भी 18-19 का ही डेटा है। ठीक है, 413 बिलियन इंडिया के पास में फॉरेक्स रिजर्व है। तो इंडिया तो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में 1991 में ही जा चुका था। दैट्स वाई जब WTO का गठन हुआ इंडिया आगे से आगे बढ़ करके WTO का मेंबर बना, बिकॉज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो रखा था। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो रखा था तो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस तो हमने ऐसे ही हटा रखे थे। ठीक है, ट्रेड बैरियर्स हटा रखे थे, लिबरलाइजेशन हमने कर ही रखा था। हमने बोला बाहर वाले लोग आ जाएंगे तो क्या ही दिक्कत हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इंडिया फोरफ्रंट पे रहा, उसने सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए। ठीक है, जितनी भी चीजें करनी थी वो सारी की। इंडिया हैज केप्ट इट्स कमिटमेंट टुवर्ड लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड मेड इन द WTO बाय रिमूविंग क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड रिड्यूसिंग
टैरिफ रेट्स, ठीक है। मतलब WTO के मेंबर बनने के लिए जो कमिटमेंट्स करने थे, जो कमिटमेंट इंडियन डेलीगेट्स WTO में मेंबर बनते टाइम करके आए थे, उन्होंने वो सारा फॉलो किया और उन्होंने इंडिया के ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, टैरिफ बैरियर्स सबको हटाया और बाहर के देशों को इंडिया में आने दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एनसीईआरटी कह गया है, some scholars question the usefulness of India being a member of WTO as a major volume of the international trade occurs among the developed countries। बोलता है भाई इकोनॉमिक्स में से कुछ लोग स्कॉलर्स ये क्वेश्चन करते हैं गवर्नमेंट की इस नीति का कि भाई WTO का मेंबर बन के आपको क्या ही फायदा मिला। बिकॉज WTO में जो ट्रेड एग्रीमेंट्स में जो ट्रेड हुआ वो मोस्टली किन देशों के बीच में होता था, वो मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में होता था। और आप क्या हो रहे थे, आप सिर्फ उस डेवलप्ड कंट्री के प्रोडक्ट का मार्केट बन रहे थे, आप अपने प्रोडक्ट को बाहर सेल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। कुछ क्रिटिसिज्म है इसके लिए जो यहाँ पे कोटेड है, डिफाइंड। बोलता है they also say that while developed countries file complaints over agricultural subsidies given in their countries, developing countries feel cheated as they are forced to open their markets for developed countries but are not allowed access to the markets of developed countries। बोलता है जो WTO के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड मेंबर्स थे, ठीक है, वो बोलते थे, वो हंसते थे, वो इस बात पे हंसते थे कि अरे डेवलपिंग कंट्रीज एग्रीकल्चर सब्सिडी देता है, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर की दयनीय स्थिति थी यहाँ पे, या यू कैन से एग्रीकल्चर इतना डेवलप नहीं था, क्योंकि देखो डेवलप्ड कंट्रीज ना एग्रीकल्चर पे कभी भी सब्सिडीज नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री आज भी एग्रीकल्चर पर क्या देने को मजबूर है, सब्सिडी। तो वो उस टाइम भी सब्सिडी देती थी, और सब्सिडी देने के बाद भी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहा था इंडिया में, वो इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच नहीं पा रहा था। तो इंडिया, मतलब कि यहाँ पे उन स्कॉलर्स का ये कहना है कि भाई इंडिया चीट हो रहा था, WTO के एग्रीमेंट की वजह से, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस और ट्रेड बैरियर्स खोलने से इंपोर्ट तो करवाना मजबूरी था लेकिन एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। आगे बोलता है व्हाट डू यू थिंक, और यहीं पे पर्दा गिरा दिया है। कहने का मतलब आपको सोचने के लिए छोड़ के वो आगे बढ़ गया। तो व्हाट डू यू थिंक का आंसर हम लोग कर सकते हैं, हम लोग कर ले कि अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन अपने को आ गया तो व्हाट डू यू थिंक में व्हाट डू यू राइट, ठीक है, आप लिखेंगे क्या, ठीक है। सोचेंगे, पहले सोचना तो वह बात की बात है, मैंने तो लिखना है, लिखने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, सोचिए। बोलिए किशोर जी, सोचिए, जल्दी सोचिए, जल्दी सोचिए, टाइम नहीं है, चल रहा है, कितना मिनट बाकी है, 47 मिनट के बाद भी कैसे चल रहा है भाई, 40 मिनट का ही सेशन होता है। हेलो, हाँ एक ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है, सही है, बढ़िया है। 48 मिनट हो गया, चलो। आवाज जा भी रही कि नहीं जा रही यार, तुमको आवाज मिल रही है ख्याति? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, चलो। क्वेश्चन का जवाब किशोर जी, सोचिए, 40 मिनट का टाइम नहीं है यहाँ। किस बात पे पर्दा गिरा है वो समझ में आ रहा है? किस बात पे गिरा है, पहले यही समझा दीजिए। क्या क्या क्वेश्चन कर रहे थे? क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन तो सिंपल से यही था कि क्या इंडिया को बेनिफिट हुआ WTO का मेंबर बन के, दैट्स इट, यही क्वेश्चन, ठीक है। इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि वेदर इंडिया इज बीइंग बेनिफिटेड बाय फॉर्मिंग अ मेंबर पार्टी ऑफ द WTO का मेंबर बन के क्या फायदा है, क्या नुकसान है? बोलिए गणपति जी। जो फायदा है कि जो हमारे जो मार्केट में कंपटीशन है, तो जो बाहरी कंपनीज आई यहाँ पे, तो कंपटीशन बढ़ा, तो कंज्यूमर को प्रोडक्ट का वैरायटी मिला है, और उसके बाद जो हमारी, मतलब अगर, हाँ ठीक है, आप ठीक बोले, अगर एक शब्दों में इसको कट करके हम अपना बात रखना चाहें तो यही रखना चाहेंगे कि जो आप ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इफेक्ट लिखिएगा उससे यहाँ भी काम चल सकता है ना? हाँ बिल्कुल, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ना, ठीक है, उससे ये वाला चीज भी लपेटा जा सकता है,
ठीक है, WTO वाला चीज भी लपेटा जा सकता है, तो हम लोग आगे उसको डिस्कस करते हैं, तो उसमें ये चीज लपेट लेंगे, इसीलिए हम लोग यहीं पे इस बात को रोकते हैं। WTO का अगर कोई आपसे बोले तो आप उसको पहले थोड़ा सा गेट में उलझाइए, ठीक है, गेट के बाद थोड़ा सा डेट में उलझाइए, ठीक है, और डेट के बाद थोड़ा शब्दों में उलझाइए और उलझा करके अपना WTO लिख करके आ जाइए, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो पॉइंट वाइज लिखवाने के लिए तो हम पॉइंट वाइज आपको लिखवा देंगे 1-2 पॉइंट, ठीक है, या अगर आप इससे बना पाएंगे तो ठीक है आप बना लीजिए, ठीक है। देखिए 3-4 बातें बनाइएगा। सबसे पहले बात बनाइएगा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस का हटना, टैरिफ बैरियर्स नॉन टैरिफ बैरियर्स का हटना, हो गया। WTO इतने में तो समेट ही जाएगा, ठीक है। पहले गेट के बारे में लिखिएगा, कब फॉर्म हुआ, कैसे फॉर्म हुआ, फिर उसके बाद गेट के मेंबर कंट्रीज के बारे में लिखिएगा, उतना मैंने लिखवा दिया। फिर WTO डेवलप हुआ वो लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद ट्रेड बैरियर्स नॉन ट्रेड बैरियर्स के बारे में लिखिएगा, ठीक है, फिर मल्टीलैटरल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में लिखिएगा, उसका क्या फायदा नुकसान हुआ ये लिखिएगा, हो गया बात खत्म। WTO क्लियर है, बढ़े। चलिए अब आ गया बेटा सबसे कठिन चीज जो कि है डेटा। ऊपर लिखा हुआ पेज नंबर 48, ठीक है, आपको एक डेटा दिया हुआ है, उस डेटा को जरा गौर से देखिए, ठीक है। डेटा क्या कहना चाहता है, डेटा बोलता है डेटा से बात करना पड़ेगा, कीजिए, ठीक है। और भाई उसके ऊपर लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस पूरे चैप्टर में एक ही डेटा है, इस पूरे चैप्टर में एक ही डेटा है और आपको कुछ नहीं याद करना है, ठीक है। आपको क्या याद करना है उसको सिर्फ घेरिए। आपको 1980 टू 91 का जो डिकेड है, डिकेड मतलब 10 साल होता है, ठीक है, 80 से 91 का डिकेड याद कीजिए, ऑलमोस्ट अराउंड 5, घेरिए उसको, 5.6 जो लिखा हुआ है ना उसको घेरिए, ठीक है, और घेर करके उसका एरो लेके जाइए 2007 से 2012 का जो डेटा लिखा हुआ है उस पर, ऐसे एरो उठाकर कैसे लेके जाते हैं, हाँ ठीक है, उसको घेर लीजिए 8.2, समझ गए। मतलब जो डिकेट 1980 से 91 का डिकेट है, ये इंडिया के लिए प्लाइट का डिकेट है, PLIGST, प्लाइट का मतलब होता है दुख का डिकेट है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ क्या चल रहा था, खराब। तो देखिए GDP ग्रोथ रेट कितना है, 5.6%। उसके बाद 1992 से 2001, 2002 से 2007 और 2007 से 2012 यहाँ तक ट्रेमेंडस इंक्रीज है, ठीक है। तो आप सिर्फ 2 डेटा डिफाइन करेंगे, इतने दूर की बात डिफाइन हो जाएगी। 5.6 से उठाइए और इसको कनेक्ट कर दीजिए 8.2 तक, मतलब चीजें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से क्या हुई, बढ़ी, ठीक है। आइए फिर इसी दोनों डेटा के बीच में इंडिविजुअल डेटा देखिए। इंडिविजुअल एग्रीकल्चर को देख के क्या लगता है, एग्रीकल्चर को देख के लगता है कि बस यूं ही चल रहा था, चलते जा रहा था, कुछ उसमें प्रभाव नहीं पड़ रहा था। 3.6, 3.3 नीचे डिप भी हुआ, फिर चढ़ा 3.2, मतलब देयर इज नॉट अ सब्सटेंशियल चेंज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, ऐसे निकाला जाता है। उसके बाद फिर उसके बाद जो डेटा दिखाएंगे ना वो सीधे 2014-15 का डेटा दिखाएंगे, बीच का सब खा जाएंगे फिर बीच में, ठीक है। फिर आइए इधर इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ऊपर नीचे है, 7.1, 6.5, 9.4, फिर 7.4, मतलब इसमें अनस्टेबिलिटी है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। और देखिए भाई साहब सर्विस सेक्टर आपको बहुत बढ़िया डेटा दिख रहा है, ठीक है, ग्रेजुअल इंक्रीज, ठीक है। तो इतना से इतना में इतना पकड़ा गया, 3-4 लाइन तो इसमें लिखा ही जाएगा, लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए अब यही किया है आपका बुक भी और कुछ नहीं किया घंटा, यही बात को सिर्फ नहीं पूरे पैराग्राफ में लिखे हुआ, इतना लंबा जो पूरा पैराग्राफ है ये वाला, कुछ और नहीं लिखा हुआ है। आप एक बार देखिए उसमें कहां कहां आप अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है। टेबल 3.1 के नीचे वाले लाइन में लिखा हुआ है रैपिड ग्रोथ, लिखा हुआ है रैपिड ग्रोथ को अंडरलाइन कीजिए। कंटिन्यूअस बेसिस पर 2 डिकेड्स अंडरलाइन कीजिए, मतलब रैपिड ग्रोथ हुआ लगातार 20 सालों में और उसको जस्टिफाई किया है, तो हम वो दोनों फिगर आपको लिंक करवा दिए हैं, 5.6%, 8.2%, अंडरलाइन कर लीजिए बस, 5.6, 8.2, ऊपर भी हम अंडरलाइन करा दिए हैं दोनों को। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, तो लिखा हुआ है एक जगह लाइन, एग्रीकल्चर हैज डिक्लाइंड ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड, द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर हैज डिक्लाइंड, मिल गया, बस एग्रीकल्चर हैज डिक्लाइंड को अंडरलाइन मारिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिपोर्टेड फ्लक्चुएशंस, बस उस लाइन को अंडरलाइन मारिए। नहीं मिल रहा ऋषभ तुमको, नहीं मिला, लाओ इधर, कैसे किताब तुम लोगों को नहीं मिलता है, ये रहा, एग्रीकल्चर हैज डिक्लाइंड, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिपोर्टेड फ्लक्चुएशन, ठीक है। चलिए
आप लोग जो अंडरलाइन करते हैं उसको भी सिखाना पड़ेगा भाई, ऐसे अंडरलाइन नहीं होता है। ऐसे जब तुमको कोई एक सेगमेंट होता है ना, कि सेगमेंट जब हम बोलते हैं तो सेगमेंट ऐसे अंडरलाइन होता है, देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिपोर्टेड फ्लक्चुएशन, बस इतना ही से डेटा बनाना है अपना। पूरा किताब तो डॉटेड अंडरलाइन करोगे तो पूरा किताब अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। हम जितना जितना फ्रेज बोल रहे हैं ना, वो बस फ्रेज अंडरलाइन कीजिए, ठीक है, ताकि आप अपना आंसर फ्रेम कर पाए, वहीं से पॉइंट निकलेगा, ठीक है। और उसके बाद अंडरलाइन कीजिए ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, हो गया। आप डेटा से इतनी बात हम लोग पहले ही कर गए थे, आगे बढ़िए। अब आ जाइए 12 से 15 के बीच का बात करता है, 12 से 15 मतलब 8.2 से 6.6 तक की बात करता है, डिप हुआ है, ठीक है, सब कुछ डिप हुआ है, देख लीजिए। एग्रीकल्चर डिप हुआ, इंडस्ट्री बीच में 12-13 में बहुत ज्यादा डिप होके फिर थोड़ा चढ़ा, ठीक है, और सर्विसेज भी डिप हुआ, मतलब नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं, क्लियर है। तो देखिए 12-15 में लिखता है सेटबैक, लिखा सेटबैक, एक वर्ड लिखा हुआ है, अंडरलाइन कीजिए सेटबैक, मतलब कि भैया हम लोग 7 से 12 तक ठीक थे, लेकिन 12 से फिर जब आगे 15 तक बढ़े हैं तो थोड़ा सेटबैक हुआ है, मतलब थोड़ा सा मामला डाउन हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। लिखा हुआ है एग्रीकल्चर रिकॉर्डेड अ हाई ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 13-14। एग्रीकल्चर हाई ग्रोथ रेट, हाई ग्रोथ रेट को बस अंडरलाइन कीजिए, एग्रीकल्चर हाई ग्रोथ रेट, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है सर्विस सेक्टर कंटिन्यूड टू विटनेस अ हाई लेवल ऑफ ग्रोथ। सर्विस सेक्टर कंटिन्यूड टू विटनेस अ हाई लेवल ऑफ ग्रोथ। उसके बाद यहाँ डेटा पे आइए और डेटा पे 9.8 को मार्क कीजिए, यहाँ डेटा पे 9.8 को मार्क कीजिए, डेटा पे 9.8 को मार्क कीजिए, बिकॉज 9 पॉइंट यहाँ डेटा टेबल में जो डेटा है यहाँ 9.8 नहीं है डेटा आप लोगों में। अच्छा 10.3 है ना, 10. ठीक है, आप में जो आपकी बुक में अगर वो 10.3 लिखा हुआ है तो आप उस 10.3 को, एनसीईआरटी महाकंडम काम करता है, एक किताब में वो लिखा, एक किताब में ये लिखा। भाई साहब 20-21 का किताब, आप लोग का 19 है ना, 18-19 है ना, गजब, क्या बोले पी नहीं, आप में जो डेटा लिखा हुआ उसी को रखिए, ठीक है, वही रखिए, सबकी बुक में 10 ही लिखा हुआ है, यहाँ पे लास्ट पॉइंट में यहाँ पे 10 लिखा, हाँ 10 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, 10.3 लिखा, ठीक है, आप उसी को रखिए, बस कोई बात नहीं, चलिए आप उसी को रखिए। लेकिन नए वाले रिप्रिंट में उन्होंने चेंज कर दिया है डेटा भाई साहब, 9.8 कर दिया है, ठीक है। अगर आपके पास 2014-15 में सर्विस का डेटा 9.8 या 10.3 जो भी है, उसको आप सिर्फ वहां अंडरलाइन करके रखिए, ठीक है। हायर देन ओवरऑल ग्रोथ रेट लिख लीजिए वहां पे, हायर देन ओवरऑल ग्रोथ रेट, आपको यहीं से आंसर बनाना है, हायर देन ओवरऑल ग्रोथ रेट, ठीक है। बढ़े आगे, चले आगे, बढ़िए आगे। तो बोलता है कि हम लोगों को यहाँ से क्या विटनेस हुआ, हम लोगों को ये विटनेस हुआ कि 14-15 में हमारे पास में जो सर्विस सेक्टर का ग्रोथ रेट है वो आपके जीडीपी के ग्रोथ रेट से भी क्या है, ज्यादा है। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास में, पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है कि द ग्रोथ रेट इज, आपके बुक में 10.3 लिखा हुआ होगा, ठीक है। ओवरऑल ग्रोथ रेट, दिस सेक्टर विटनेस द हाई ग्रोथ रेट ऑफ 9.8, मेरे में 9.8 लिखा हुआ है, आप में 10.3 लिखा हुआ होगा, बुक में मिला हुआ, ठीक है। उस पॉइंट को बस अंडरलाइन कर लीजिए, आगे बढ़िए। भाई साहब देखिए सिंपल सा बात है कि ये डेटा ये कहना चाहता है कि फाइनेंशियल ईयर 12 तक हम लोगों ने ट्रेमेंडस इंक्रीज देखा जीडीपी में, उसके बाद थोड़ा डाउनफॉल देखा और फिर अभी उसके बाद फिर अभी इंक्रीज हम लोगों को दिख रहा है। आगे उसका कुछ और उससे रिलेटेड बातें लिखी हुई हैं जो आप अंडरलाइन कीजिए। द फॉरेन इन्वेस्टमेंट विच इंक्लूड्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम $100 million
इन 1991 टू $30 बिलियन इन 17-18। आपने कितना लिखा हुआ है? 36 बिलियन लिखा हुआ है, ठीक है भाई साहब, यहाँ डेटा 30 बिलियन लिखा हुआ है। हाँ, इन 16-17, हमारे में 17-18 लिखा हुआ है, $30 बिलियन, ठीक है। आप वहीं पे ऊपर डॉट करके एक और लिख लीजिए, खत्म कीजिए भसर को, ठीक है। $100 मिलियन लिखा हुआ है ना आप लोगों में, ठीक है। आप लिखिए तो $30 बिलियन, $30 बिलियन इन 17-18, वो 16-17 का डेटा है, इसीलिए 17-18 में डेटा चेंज हुआ है फिर, हाँ कम हो गया, ठीक है। लेकिन वो मिलियन था, ये बिलियन हुआ, तो मतलब कि बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस इंक्रीज है 17-18 में। उसके बाद 2 पॉइंट और अंडरलाइन कीजिए, 2 पॉइंट उसी के नीचे और मिला होगा आपको, $6 बिलियन का रिजर्व था 1991 में, ये लिखा हुआ है, उसको अंडरलाइन कीजिए। और उसी के अगेंस्ट अभी $413 बिलियन का हमारे पास में रिजर्व है 18-19 में, ठीक है। तो आप उसके ऊपर वहां पे अपडेट कीजिए, $413 बिलियन, $413 बिलियन, BILLION बिलियन, ठीक है, इन 18-19, 18-19 में 413 बिलियन, ठीक है। हाँ, पढ़ के वही जाएंगे जो अभी करंट है। हाँ तो अच्छा ही है ना, फायदा ही है ना फॉरेन रिजर्व, तो भाई ये भी तो एनसीईआरटी है ना, अपडेट हो जाइए, क्या दिक्कत है। थोड़ी करेगा ग्लिच होगा, जैन बात किया नहीं ऐसे जैन करे ग्लिच, हाँ ग्लिच होगा नहीं ग्लिच होगा। चलिए तो $413 बिलियन आपने कर लिया, ठीक है। चलिए पूरा क्लास एटलीस्ट एक डेटा तो लेके चले यार कम से कम, ठीक है। और 18-19 का डेटा है, ठीक है ना, ये तो समझ में आ रहा है ना कि पहले का डेटा तो इसलिए कम है, अभी का डेटा ज्यादा और अपडेट हुआ है। चलिए तुमको लगता है कि चेक करने वाले मास्टर को डेटा याद होगा? नहीं, उम्मीद नहीं, भरोसा रखो कि नहीं होगा, उसको डेटा नहीं याद होगा भाई। चलो आगे बढ़ो, उसको डेटा याद होता तो यूपीएससी करके आईएएस नहीं बन जाता। बगल में आंसर शीट होगा, हाँ आंसर शीट होगा, तो आंसर शीट भी तो अपडेटेड डेटा के हिसाब से ही होगा ना, ठीक है। मेरा लॉजिक तो यही कहता है, ठीक है, मेरा लॉजिक तो यही कहता है, बाकी तो भाई पता नहीं। चलो आगे चलते हैं, यहाँ तक डेटा वाला काम अपना खत्म होता है। उसके बाद जो यहाँ ये पैराग्राफ है ऑन द अदर हैंड, ठीक है, ऑन द अदर हैंड वाले पैराग्राफ के ऊपर लिखो, यहाँ से क्रिटिसिज्म चालू है एडीपी का, या क्रिटिसिज्म से ज्यादा बेटर वर्ड होगा असेसमेंट लिखो, तुम लोग असेसमेंट लिखो, क्रिटिसिज्म मत लिखो, ठीक है। अरे बेटा यहाँ ऑन द अदर हैंड करके उसके नीचे एक पैराग्राफ है, ठीक है, वहां पे लिखो, वहां से असेसमेंट चालू है एडीपी का। असेसमेंट का मतलब उसमें कुछ पॉजिटिव्स भी होंगे, कुछ नेगेटिव्स भी होंगे, क्रिटिसिज्म का तो मतलब सिर्फ नेगेटिव्स ही हो जाएंगे, ठीक है। वहां पे असेसमेंट है, ठीक है, ASSEMENT, ठीक है, असेसमेंट। इसमें असेसमेंट जो ये किया है, असेसमेंट में ये क्रिटिसाइज ही किया है बेसिकली, क्योंकि वर्ड ही इसने यूज कर दिया वाइडली क्रिटिसाइज, ठीक है, वाइडली क्रिटिसाइज, वहीं पे वर्ड यूज किया हुआ, अंडरलाइन करो, वाइडली क्रिटिसाइज, ठीक है। बोलता है कि हमारे पास में जो रिफॉर्म प्रोसेस हुआ उसको बहुत क्रिटिसिज्म मिला, किस एरिया में, तो नीचे एरिया सब दिया हुआ है, तुम जानते हो ये सारा एरिया, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिस्कल मैनेजमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं हुआ, एग्रीकल्चर बैलेंस स्थिति में ही रह गया, इंडस्ट्री कोई अपडेशन नहीं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरकार के खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बनाती, और फिस्कल मैनेजमेंट अभी भी सरकार डेफिसिट में ही है। तो इसी पॉइंट पे आगे करके बात होगी 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। पांचों पॉइंट पे पहले 1, 2, 3, 4, 5 मार्क करो, वरना पढ़ने में नहीं बनेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 बीइंग ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, पॉइंट नंबर 2 जो बोल्ड अक्षर दिए हुए हैं उसमें 1, 2, 3, 4, 5 मार्क हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए एनसीईआरटी में इकोनॉमिक्स में पॉइंट नहीं बनता है, ठीक है, वो आपको पॉइंट खुद बनाना पड़ेगा। अब आओ एक एक करके हर सेक्टर का असेसमेंट किया हुआ है, हर सेक्टर पे असेसमेंट देख लेते हैं, या देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ एनईपी सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, व्हाट आर द सेक्टर्स वेयर द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर नॉट सक्सेसफुल, क्रिटिकली अप्रेज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, क्रिटिकली एग्जामिन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स, कुछ भी करके पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। उसको सब में आंसर यही 5 पॉइंट उसको चाहिए। बढ़ते हैं, पहला बोलता है ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट।
Though the GDP growth rate has increased in the reform period, scholars point out that the reform rate growth has not generated sufficient employment opportunities in the country. बात खत्म. कोई डेटा नहीं बोलता है, कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं देता है, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं देता है, सीधे बोलता है. स्कॉलर्स कहते हैं कि भैया एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हुआ, लेकिन उतना जनरेट नहीं हुआ जितना होना चाहिए था. तो भाई पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुआ, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बना रहा. ठीक है, इस पे आप लच्छेदार बातें कर सकते हैं. आइए उसके आगे लिख दीजिए लच्छेदार बातें. टू बी कंटिन्यूड. सेकंड आइए, रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर. इन्होंने बोला कि भाई हमारे देश को आदत थी या हमारा देश देख चुका था ग्रीन रिवॉल्यूशन. जब बम्पर प्रोडक्शन हुआ था तो हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में भी कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे, कुछ ऐसा खोज रहे थे कि एग्रीकल्चर के साथ में कुछ ऐसा होगा, लेकिन एग्रीकल्चर के साथ में कुछ ऐसा हुआ नहीं. ठीक है, पहला कीवर्ड अंडरलाइन कीजिए, नॉट बीन एबल टू बेनिफिट एग्रीकल्चर. ठीक है, नॉट बीन एबल टू बेनिफिट एग्रीकल्चर. ठीक है, और आगे उसको बोलता है वेयर द ग्रोथ रेट इज डिसेलरेटिंग, जहां ग्रोथ रेट क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा था. ठीक है, public investment in agriculture sector especially in infrastructure which includes irrigation, power, roads, market linkages and research and extension, ठीक है, which were played a crucial role in green revolution has fallen in the reform period. बोलता है ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम लोगों ने जहां बम्पर स्टॉकिंग देखी थी, बम्पर फायदा देखा था, और जिस वजह से देखा था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म में उन चीजों पे कोई भी खर्चा सरकार ने नहीं किया या सरकार की तरफ से नहीं हुआ, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में रिफॉर्म का कोई फायदा नहीं हुआ. और उसको ही इसने बताया है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में कहां सरकार ने या कहां इंडिया को फायदा हुआ था, किन किन चीजों के ऊपर खर्च हुआ था. तो बोलता है भाई इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, पावर, रोड, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मैकेनिज्म, मार्केट, इन चीजों पे ग्रीन रिवॉल्यूशन में बहुत काम हुआ था, जिसका जो काम अभी रिफॉर्म पीरियड में नहीं हुआ. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, दिक्कत आई. फर्दर उसके बाद और बोलता है कि भाई बाहर की देखा देखी इंडिया ने बहुत सारी सब्सिडीज को हटाया, जिसकी चर्चा हुई है रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी. एक अंडरलाइन कर लीजिए, रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी आपको दिखेगा एक जगह. ठीक है, has led to increase in the cost of production which has severely affected the small and marginal farmers. ठीक है, जो सब्सिडी देते भी थे उसमें से एक फर्टिलाइजर सब्सिडी हटाई, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा और मार्जिनल फार्मर्स का जीना क्या हुआ, मुश्किल हुआ, उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा था. आगे और अंडरलाइन कीजिएगा फ्रेजेस. एक जगह लिखा हुआ है रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, लो एमएसपी, ये सब की फीचर्स हैं. ठीक है, ये सब की फीचर्स हैं, आपको भी पता है कि ये सब फीचर्स डाले जा सकते हैं. ठीक है, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी, लो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लिफ्टिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, ये सारे फ्रेज को अंडरलाइन करते जाइए बस. ठीक है, क्या क्या लो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ तो लिख रहा है, रिमूवल एमएसपी रिमूव थोड़ी हुआ है, काट के लिखिए उसको साला. ठीक है, लिखिए लो मिनिमम सपोर्ट प्राइस. वो बाद में हो सकता है दिखा होगा तो चेंज किया होगा, मार करवा ही देगा. अभी तक एमएसपी तो अब रिमूव हुआ है भाई, जो बैठे हैं किसान. तो लगता है उसको पहले ही से पता था कि रिमूव होगा. लो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड लिफ्टिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस. बोल रहा है ना कि ये सारी चीजें बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर की हालत इंडिया में दयनीय क्यों हुई रिफॉर्म के तहत. एग्रीकल्चर सब्सिडी हमने हटा ली, बाहर का इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हमने हटा लिया, बाहर से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडिया में आने लगे. ठीक है, इंडियन जो सब्सिडी मिलती थी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता था, सबको कम कर दिया, जिसके वजह से किसान क्या होने लगे, किसान परेशान होने लगे. कौन से, जो मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स थे. मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है यूपी बिहार वाले जो वहां नहीं बैठे हुए हैं. ठीक है, यूपी बिहार वाले किसान. ठीक है, जो मतलब सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करते थे. एक और बात लिखा हुआ है, शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्शन फॉर द डोमेस्टिक मार्केट्स टुवर्ड्स प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट. ये भी एक वर्ड लिखा हुआ है आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, देखिएगा. शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्शन फॉर द डोमेस्टिक मार्केट्स टुवर्ड्स प्रोडक्शन फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट. और एक लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, कैश क्रॉप्स. बस ठीक है, ये आपको समझा देगा कि क्या हुआ. मतलब शिफ्टिंग होने लगी कैश क्रॉप्स की तरफ. ठीक है, नॉर्मल सेरेल क्रॉप्स से कैश क्रॉप्स की तरफ होने लगा. तो कुल मिलाकर के एग्रीकल्चर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म का इंडिया के एग्रीकल्चर पे कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है. इसीलिए हम क्रिटिसिज्म वर्ड बोले थे, लेकिन फिर बाद में उसको असेसमेंट में तब्दील कर दिए, क्योंकि हो सकता है कुछ पॉजिटिव्स हो, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर कोई पॉजिटिव्स नहीं लिखे गए हैं, सिर्फ क्रिटिसिज्म लिखा गया है.
ठीक है। तो भाई साहब एग्रीकल्चर रिफॉर्म नहीं हुआ, सब्सिडी डिक्लेयर जो हो रखी थी वो हटाई गई और इससे आपके मार्जिनल किसान का जो था वो उठना बैठना क्या होने लगा, मुश्किल होने लगा। आगे बढ़िए, ठीक है। रिफॉर्म इन इंडस्ट्री, बस बने रहिए, 2-4 पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। बने रहिए, अगर आपको ब्रेक चाहिए तो 4 मिनट का ले लीजिए, खत्म करते हैं, खत्म ही करते हैं, इतना नहीं छोड़ेंगे तो ये चैप्टर लटक जाएगा, ठीक है। खत्म करते हैं, चैप्टर खत्म करेंगे, अगला फिर अब बीएसटी मार्केटिंग चलेगा कल और फिर संडे को फिर इसका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए बता दिए रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में क्या रिफॉर्म हुआ, तो बोलता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड अ स्लो डाउन। पहला वर्ड अंडरलाइन कर लीजिए, स्लो डाउन, ठीक है। उसके बाद अंडरलाइन कीजिए चीपर इंपोर्ट्स, चीपर इंपोर्ट्स, ठीक है। क्या हुआ भाई साहब, इंडियन इंडस्ट्री में प्रोडक्शन स्लो डाउन हो गया बिकॉज इंपोर्ट करके सामान को मंगाना चीपर हो गया, सस्ता हो गया, इंडियन प्रोडक्ट्स क्या होने लगे, महंगे होने लगे। मतलब यहाँ भी टोटली क्रिटिसिज्म है और कुछ नहीं है, मतलब इंडियन इंडस्ट्रीज का हालत खराब हो रहा था। बोलता है इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, अगला पॉइंट अंडरलाइन कीजिए, इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद एक और पॉइंट नीचे आएगा आपका, ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज। उसके बाद आएगा चीपर इंपोर्ट्स हैव thus replaced the डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स। ठीक है, मतलब कुल बात ये हुई कि इंपोर्ट चीपर हो गया, यहाँ के इंडस्ट्रियल गुड्स महंगे हो गए, लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा नहीं लगा रहे थे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाउन होने लगा और इससे इंडस्ट्री को कोई पॉजिटिव इंपिटस नहीं मिला। ठीक है, जो इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए काम हुआ वो इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए काम क्या हुआ, डिसेलिब्रेटिंग ही हुआ या डी ग्रोथ का ही काम हुआ, कोई पॉजिटिव काम नहीं हुआ। बोलते हैं the infrastructure facilities including power supply have remained inadequate due to the lack of investments। ठीक है, बोलता है इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी नहीं मिला, ठीक है, पावर का भी बहुत मुश्किल से काम होता था। मतलब कि कुल मिलाकर के इंडस्ट्री रन करने का इंडिया में जो पूरा का पूरा यू कैन से सेटअप था वो वीकेंड होने लगा, कमजोर होने लगा ग्लोबलाइजेशन के बाद से। डोमेस्टिक डिमांड जो थी वो शिफ्ट हो गई थी कौन से प्रोडक्ट की तरफ, वो बाहर के प्रोडक्ट की तरफ, बिकॉज बाहर के प्रोडक्ट टेक्निकली साउंड थे, बाहर के प्रोडक्ट फाइनेंशियली वायबल थे, बाहर के प्रोडक्ट आपके लाइफस्टाइल को क्या कर रहे थे और ज्यादा डेवलप कर रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से वो पूरा का पूरा सेगमेंटेशन जो था वो मार्जिनलाइज्ड शिफ्ट हुआ बाहर के प्रोडक्ट की तरफ और इंडस्ट्रियल गुड्स का, इंडिया के इंडस्ट्रियल गुड्स का डिमांड मार्केट में क्या होने लगा, कम होने लगा। बोलता है ग्लोबलाइजेशन इज thus often seen as creating conditions for the free movement of goods and services from foreign countries that adversely affect the local industries। आप बस अंडरलाइन कीजिए, adversely affects the local industries and employment opportunities। मेरा निशब लाइन मिल गया, इसी पैराग्राफ का सबसे लास्ट लाइन है, adversely affect the local industries and employment opportunities in developing countries। ठीक है, तो कुल मिला के सार आपको समझ में आ गया, 3 बातें लिखनी है। इंडस्ट्रियल सेटअप गड़बड़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर गड़बड़ाया, बाहर के प्रोडक्ट्स का इंडिया में इंपेटस बढ़ा, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स इंडिया में ज्यादा डिमांड किए जाने लगे और इंडियन इंडस्ट्री का क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा। आगे बढ़ते हैं, बोलता है moreover a developing country like India still don't have the access to developed countries markets because of high non tariff barriers। ठीक है, और बोलता है दूसरा एक ये भी बात हुआ कि भाई हम लोग के साथ में क्या हुआ, हमारे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बन ही नहीं पा रहे थे, तो इंटरनेशनल मार्केट में जा ही नहीं पा रहे थे। प्लस इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज थी उन्होंने अपने टैरिफ बैरियर्स लगा रखे थे। ठीक है, वो टैरिफ रिलैक्सेशन करने को राजी ही नहीं थे, मतलब एक तरीके से वो डोमिनेट कर रहे थे और डेवलपिंग कंट्री को चीट कर रहे थे, जिस वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया में और क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने के बाद कमजोर पड़ा। बैरियर्स क्यों आ रहा था जब मेंबर था एक कंट्री? तो बात में ये ना मेंबर, बात वही ठीक कह रहे हैं आपके, मेंबर होने के बावजूद भी ठीक है बहुत जगह जैसे यहाँ लिखता है कि यूएसए ने अपना कोटा रिस्ट्रिक्शन रिमूव नहीं किया। ठीक है, चाइना ने अपना मतलब इंडिया और चाइना से कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट यूएस में नहीं हो पाता, यूएस के पास वीटो पावर है। ठीक है, यूएस के पास में अभी भी क्या यूएन का कोई भी बात मानता है क्या, यूएस यूनाइटेड नेशंस का कोई भी बात यूएस मानता है, नहीं मानता। ठीक है, क्यों, वो तो सुपर
पावर हो गया है ना, ठीक है। तो सुपर पावर हो गया तो भाई वो चीजें नहीं सुनता है, नहीं समझता, नहीं मानता, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज जो डोमिनेट कर रहे थे, वो डेवलपिंग कंट्रीज को राइज नहीं करने दे रहे थे, ठीक है। आगे डिसइन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं है, सिर्फ डेटा है, आप देख लीजिए। 1991-92 में 25,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट लिखा हुआ होगा, लिखा हुआ है, चलिए उसको अंडरलाइन कीजिए। 2500 पर 2500 करोड़ लिखा हुआ होगा, हाँ। उसके बाद 3040 करोड़ लिखा हुआ होगा कि टारगेट जो होगा 2500 करोड़ का था, लेकिन सरकार ने ज्यादा का बेच दिया, वाह, 3040 करोड़ का बेच दिया, ठीक है। फिर आगे 17-18 में 1 लाख करोड़ का टारगेट था, लेकिन सरकार 1,57,000 करोड़ बेच दी, लिखा हुआ है, चलिए। उसके बाद अब आप अभी का डेटा लिख लीजिए। 21-22 में 1,70,000 करोड़, 21-22 फाइनेंशियल ईयर में 1,70,000 करोड़। परसों मैडम स्पीकर बोल, मैडम स्पीकर बोलते नहीं, पहले मैडम स्पीकर भी थी ना, क्या नाम है उनका, सुमित्रा महाजन, हाँ। उससे पहले भी एक थी, क्या हुआ, अच्छा, ठीक है। आगे उसमें एक जगह लिखा हुआ है critics point out that assets of PSEs have been undervalued and sold to the private sector। बोलता है ये क्रिटिक्स का मानना है कि वो पॉइंट आउट करते हैं कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को हमने अंडरवैल्यू करके औने पौने दाम में लोगों के हाथों से क्या कर दिया, बेच दिया। This means there is a substantial loss to the government। तो आप सिर्फ अंडरलाइन कीजिए substantial loss to the government, ठीक है। सरकार को बहुत ज्यादा इसमें क्या हुआ, लॉस हुआ। और दूसरी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है उसके आगे कि जो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ ऑफसेट द शॉर्टेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू रादर देन यूजिंग इट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीएससी। इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कीजिए कि सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट करके जो पैसा कमाया, ठीक है, उस पैसे से पीएसई जो बचे हुए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे उनका डेवलपमेंट ना करके सरकार के जो शॉर्टेजेस थे, ठीक है, सरकार को जो कमी पड़ रही थी उस कमी में उस पैसे को सरकार ने क्या कर लिया, यूज कर लिया, ठीक है। और इससे देश का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जगह सरकार ने पहले की कमियों को यूज करना, पूरा करने में वो पैसा यूज किया, जिससे वो किसी बेनिफिशियल जगह पे वो पैसा नहीं पहुंच पाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा क्रिटिसिज्म, ये क्रिटिसिज्म ऑन द पॉइंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट बोलता है रिफॉर्म्स एंड फिस्कल पॉलिसीज, लास्ट क्रिटिसिज्म है, इसको देख लेते हैं हम लोग। बोलता है सरकार ने सोचा था कि फिस्कल और फाइनेंशियल पॉलिसी में हम जो टैक्स का रेट कम करेंगे या टैक्स का प्रोसीजर हल्का करेंगे तो उससे, ये कल बात हुई थी ना इससे कि एनईपी में उन्होंने टैक्स रिफॉर्म्स किया कि टैक्स रेट कम करते हैं, इंडिविजुअल टैक्स रेट भी कम करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स रेट भी कम करते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं ताकि टैक्स रेवेन्यू बढ़े। प्लस हमने ये भी बात करी थी कि भाई टैक्स के इम्प्लीकेशन के प्रोसीजर्स को ढीला करते हैं, आसान करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आकर के टैक्स भरे, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट पे जब सरकार ने काम किया, सरकार ने देखा कि इसका आफ्टर इफेक्ट सही नहीं मिला, इसका उल्टा आफ्टर इफेक्ट मिला, इसी बात को यहाँ क्रिटिसाइज किया गया। देखिए क्या बोलता है, बोलता है द टैक्स रिडक्शन इन द रिफॉर्म पीरियड एम्ड एट यील्डिंग लार्जर रेवेन्यू एंड कर्ब टैक्स इवेजन हैव नॉट रिजल्टेड इन इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। मतलब सरकार ने जो रिडक्शन किया था रिफॉर्म पीरियड में, जिसका एम था, जिसका उद्देश्य था कि सरकार को रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा और कर्ब होगा टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी कम होगी, ठीक है, वैसा नहीं हुआ और टैक्स रेवेन्यू सरकार को नहीं मिला। आगे फिर तो आप यहाँ लिखिए, ये वाला पॉइंट अंडरलाइन कीजिए, नॉट रिजल्टेड इन इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, ये वाला पॉइंट आप अंडरलाइन कीजिए, ठीक है, कि सरकार को ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं मिला। आगे also the reform policies involving tariff reduction have curtailed the scope of raising revenue through custom duties। और हमने जो टैरिफ रिडक्शन किया तो भाई अब कस्टम ड्यूटी से भी, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटी से भी अपने को सरकार को पैसा क्या आने लगा, कम आने लगा। प्लस सरकार ने बाहर से पैसा मंगवाने के लिए बहुत सारे टैक्स इंसेंटिव दिए थे, मतलब अगर आप बाहर से पैसा लेके आएंगे तो 4 सालों तक आप पे टैक्स नहीं लगेगा, अगर आप बाहर से आके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम 6 सालों तक आपको छूट दे देंगे। ऐसे बहुत सारे इंसेंटिव सरकार ने प्लान किए थे, उन इंसेंटिव्स की वजह से भी उस साइड से भी सरकार को पैसा क्या आ रहा था, टैक्स के रूप में कम आ रहा था। कुल मिला के सरकार की टैक्स की जो पॉलिसी थी वो सरकार के उल्टे हाथ पर गई थी, आड़े हाथ पर गई थी सरकार को, ठीक है।
तो बोलता है which further reduce the scope for raising tax revenue. This has a negative impact on development and welfare expenditure. Because जब तक हमारे पास रेवेन्यू नहीं आएगा हम एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएंगे. तो ये भी सरकार के लिए थोड़ा सा क्या पड़ गया, उल्टा पड़ गया. एक कंक्लूजन बाकी है भाई, कंक्लूजन ही पढ़ोगे. Yes, sir. कंक्लूजन में कम से कम वो जो पॉइंट अंडरलाइन करने हैं वो अंडरलाइन कर लो भाई. भी कंक्लूजन तो लिखना ही पड़ेगा ना. लिखा हुआ है कंक्लूजन में थर्ड नंबर लाइन में पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रिजल्ट्स, इसको अंडरलाइन कर लीजिए. फिर आगे लिखा हुआ है उसके नीचे नीचे पे एक लाइन लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स, हाई टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज, इसको अंडरलाइन कर लीजिए. आगे बढ़िए, आगे अंडरलाइन कीजिए widened economic disparities among nations and people. अब वो क्रिटिसिज्म है, उधर वाला फॉर्मिंग था, इधर वाला क्रिटिसिज्म है. इस पैराग्राफ का जब लास्ट हो रहा होगा तो यहाँ लिखा हुआ है widened the economic disparities among nations and people. आया समझ में? आगे एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ है deep rooted inequalities. उसी के नीचे वाले पैराग्राफ में deep rooted inequalities ये डेवलप हो गया इंडिया में. deep rooted मतलब कि बहुत जड़ तक इनइक्वालिटी फैल गई. उसके बाद हाँ बोलता है यहाँ पैराग्राफ में लिखा हुआ है सम सेलेक्ट एरियाज इन द सर्विसेज. बोलता है कुछ सेलेक्टेड एरियाज सर्विसेज में हमने पैसा कमाया, हमें फायदा हुआ. ठीक है. और उसके बाद नीचे कुछ इंडस्ट्रीज लिखे हुए हैं जिस इंडस्ट्रीज में इंडिया को फायदा हुआ. मैं एक बार आपको रीड कर देता हूँ, आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए. बोलता है टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, मतलब जितने सर्विस सेक्टर के नाम हो सकते हैं ना उन सब में इंडिया को फायदा हुआ. लेकिन जो मेन सेक्टर था, वाइटल सेक्टर, ठीक है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो करोड़ों लोगों को रोजगार देता था, वहां इंडिया को नुकसान हुआ. ठीक है. और इस तरीके से आपका ये वाला चैप्टर हो गया बेटा इन. चलिए कल हम लोग मार्केटिंग वाला पॉइंट देखेंगे और परसों की क्लास में, संडे की क्लास, हम आपको टाइम बता देंगे संडे क्लास किस समय चलेगी या चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी. अगर नहीं चल पाएगी तो कोई बात नहीं, चल पाएगी तो ठीक है, जैसा भी होगा हम आपको अपडेट कर देंगे. ठीक है. चलिए तो हाँ हो गया क्या? हाँ क्लास खत्म ही हो गया. चलिए तो हम लोग कल इसके बाद आपको परसों का टाइम